Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ अपना फेवरेट डेली शो सिप की टिप, जिसमें म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए तमाम टॉपिक्स हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और एक्सपर्ट्स के जरिए उसको आसान भाषा में समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो जो होते हैं उनको भी यहां पर आसान भाषा में हम लोग समझाने की यहां पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, और ये साल जो है उम्मीद करते हैं कि खुशियों से भरा हो और आपका स्वास्थ्य हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस हो, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी रहे, इसकी उम्मीद हम करते हैं। और इसी के साथ चलिए आज के सिप की टिप की हम लोग शुरुआत करते हैं, बल्कि साल के सबसे पहले सिप की टिप के शो की एपिसोड की आज हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको उसको पहले बता देते हैं कि शो में आप भागीदार कैसे बन सकते हैं। सिंपली आप यूट्यूब पर तो हम लोग को जैसे सवाल भेजते हैं वैसे भेजते ही रहिए। आज भी कई सारे सवाल आने की उम्मीद है और कई सारे सवाल यहाँ पर आ भी रहे हैं। इसके अलावा आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर, जो कि है 9354027995 पर जाकर आप अपने सिंपली यहां पर जाकर अपने सवाल हम लोग को भेज सकते हैं। आज के टॉपिक से जुड़े हुए जो भी सवाल है वो भेजिए। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो जो हैं उनको भी आप यहां पर भेज सकते हैं। उसको आसान भाषा में हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सिप का टिप। तो साल 2025 ने निवेशकों की सोच बदल दी है। शेयर बाजार सुस्त रहा, लेकिन गोल्ड ने यहां पर एक तरह से 76% का कमाल का रिटर्न दिया है, और खास तौर पर सिल्वर ने, जो कि रिकॉर्ड 170% का रिटर्न इसने दिया है, जिसने पूरी तस्वीर ही एक तरह से इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी होती है उसकी पूरी तरह से यहां पर तस्वीर बदल दी है। अब निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये रैली आगे भी जारी रहेगी या अब इक्विटी में मौका बन रहा है। आज सिप की टिप में हम समझेंगे कि साल 2026 में, यानी कि जो ये साल होगा, उसमें निवेश की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और इसमें हमारी हेल्प करेंगे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी सर। सर, ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन द शो। और सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नमस्कार अभिषेक, आपको और द बोनस के सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, आज की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं कि जो इंडेक्सेस हैं उन्होंने पिछले साल कैसे परफॉर्म किया था, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आगे ये इंडेक्सेस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेंसेक्स की अगर बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 9.1% का रिटर्न इसने एक तरह से दिया है, यानी कि अपसाइड जो आया है वो पिछले साल यानी कि 2025 में 9.1% का रहा है। उसके बाद निफ्टी 50 यानी कि लार्ज कैप का जो एक बंच होता है उससे 10.5% का रिटर्न दिया है एज इंडेक्स की अगर बात करें। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 150 ने 5.4% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है निफ्टी स्मॉल कैप 250, यहां पर निराशा हाथ लगी है, 6% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं हाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने यहां पर रिटर्न दिया है नेगेटिव 9.9% का रिटर्न दिया है, यानी कि यहां पर भी एक तरह से नेगेटिव इंप्लीकेशन इनके भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें, क्योंकि वहां की जो तस्वीर है वो बिल्कुल उलट है। यहां पर अगर गोल्ड की अगर आप रेट देखेंगे तो पिछले साल की अगर बात करें यहां पर, तो 31 दिसंबर 2024 को 76,748 रुपए का इसका भाव था, जो कि पिछले साल की एंडिंग में यानी कि कल की अगर तारीख की बात करें 31 दिसंबर 2025 को 1,35,445 रुपए पर पहुंच गया, यानी कि 76% की बम्पर बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। बम्पर रिटर्न इस एसेट ने यहां पर दिया हुआ है। अगर सिल्वर की बात करेंगे तो यहां पर तो वो उससे भी एक कदम आगे है, वो 76% था तो ये यहां पर 170% है। 31 दिसंबर 2024 के भाव देखिए, 87,233 रुपए प्रति किलोग्राम का इसका भाव था, जो कि 31 दिसंबर 2025 को बढ़कर 2,35,138 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया, यानी कि साफ तौर पर 170% की वृद्धि। हालांकि इसमें और भी बढ़ोतरी हुई थी, 2,55,000 2,54,000 के भाव यहां पर चांदी के गए थे, यानी कि सिल्वर और गोल्ड यहां पर दोनों ने एक तरह से इंडेक्सेस को, इक्विटी मार्केट को यहां पर साफ तौर पर आउट परफॉर्म किया है। सर, यहां पर चर्चा में आपको हम लोग शामिल करना चाहेंगे। सर, साल 2025 में जब शेयर बाजार सीमित रिटर्न दे गया है, तो अब एक तरह से क्या देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर को यहां पर इतनी बड़ी छलांग कैसे मिल रही है, प्लस सर जो पूरा समराइजेशन रहा है पिछले साल इन तीनों एसेट्स का, इक्विटी ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, इसको आप कैसे समराइज करते हैं? देखिए, लास्ट ईयर जो है एक इस तरह का ईयर था जहाँ पे बहुत सारे इवेंट हुए, और चाहे वो ग्लोबल फैक्टर्स को लेके रहा हो, चाहे वो डोमेस्टिक फैक्टर्स को लेके रहा हो, एक अनसर्टनिटी का जो माहौल था वो रहा पिछले पूरे साल के अंदर। इसके अलावा हमने डोमेस्टिक फैक्टर्स को भी हमने देखा। तो ओवरऑल जब सिनेरियो को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये पाते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर की जो एक रैली थी
खासकर कमोडिटीज को लेके जो रैली थी वो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हुए एक तरह से मैं कहूंगा कि एक बड़ा ही शॉर्ट टर्म रैली था। अब शॉर्ट टर्म की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक इस तरह की रैली जो अचानक से ऐसी परिस्थितियां सामने आई जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो झुकाव है वो दोनों तरफ हुआ। गोल्ड हम जानते हैं हर जगह से इन्फ्लेशन होता है और अनसर्टेनिटी के माहौल में इन्वेस्टर्स जो है इसकी तरफ जाते हैं, तो अनसर्टेनिटी का दौर रहा, पूरे साल दौर रहा। जहां तक सिल्वर की बात है तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन इसका ज्यादा यूज होता है। वहां हमने जो है कुछ नीतियां देखी, ग्लोबली हमने सरकारों की नीतियां देखी जो इस तरफ जो है झुकाव करती है, जहां पे सिल्वर का कंजम्पशन बढ़ता है, डिमांड को हमने जो है बढ़ते हुए देखा। तो ओवरऑल जो मैं पूरे लास्ट ईयर को देखता हूँ तो मेरे ख्याल से सभी एसेट क्लास के लिए अच्छा रहा। इक्विटीज के लिए भी ठीक रहा, मैं नहीं कहूंगा खराब रहा। कमोडिटीज के लिए भी अच्छा रहा। तो सभी एसेट क्लास के लिए जो है अच्छा रहा। हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए जरूर ये सवाल उठता है, मन में आशंका आती है कि जैसा लास्ट ईयर रहा क्या अभी वैसा ही चलेगा। बट लास्ट ईयर को मैं देखता हूँ तो अनसर्टेनिटी का दौर था, इन्वेस्टर्स ने मुनाफा भी कमाया, फिर अनसर्टेनिटी का दौर भी रहा, क्या किया जाए वो एक जो है कंफ्यूजन भी रहा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अच्छा रहा इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सर सिल्वर ने जैसे कि हम लोग रिटर्न की यहाँ पर बात कर रहे थे 170% का रिटर्न दिया है उसने, और उसके जो रिटर्न्स है वो अल्टीमेटली सिल्वर ETF में भी यहाँ पर रिटर्न्स के तौर पर यहाँ पर साफ देखने को मिले हैं 170% का रिटर्न। सर क्या इसको लग रहा है कि ये जो फंडामेंटली ड्रिवन लग रहे हैं आपको, या फिर ये जो एक तरह से जो रैली इसमें आई थी वो अस्थायी है और आगे चल के यानी कि इस साल जो है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है? देखिए, रैली इस तरह की जब भी रैली आती है और अगर आप हिस्टोरिकली भी उठा के देखें तो ये रैली जो है मैं कहूँगा एक सीमित टाइम के लिए आती है। ये रैली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रहेगी और सिल्वर इसी तरीके से चलेगा। क्या इस साल क्या सिनेरियो होगा उस पर बहुत कुछ जो है सिल्वर के प्राइसेस निर्भर होंगे उस पे, और किस तरीके से ग्लोबल फैक्टर्स रहेंगे उस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या दौर रहता है इस साल उस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो रैली हमने देखी है ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रैली हो सकती है। मेरा नहीं, ऐसा नहीं मानना है। कहीं ना कहीं आपको जो है वो करेक्शन का फेज आएगा, कहीं ना कहीं हम करेक्शन को देखेंगे, क्योंकि जब भी ऐसी रैली आती है खासकर शॉर्ट टर्म के अंदर कि इमिडिएटली जो है इतना हाई फेस में जाता है कोई भी कमोडिटी को हम अगर ले, तो वो एक रैली सीमित टाइम के लिए आती है। यही रैली हमने गोल्ड में भी पहले देखी है। मेरे ख्याल से शायद 2021-22 में भी एक रैली आई थी, उसके बाद जो है फिर एक डाउन चला गया और दोबारा से हमने रैली देखी है। तो ये फेजेस होते हैं किसी भी एसेट क्लास के जिसके अंदर ये शॉर्ट टर्म रैली, खासकर कमोडिटीज के अंदर ये शॉर्ट टर्म रैली आती है। तो हो क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी, क्या गोल्ड इसी तरीके से स्लाइड अप करेगा? अगर अगर हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिल्वर को डबल होने का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की रैली बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है कंटिन्यू रह सकती है। कहीं ना कहीं करेक्शन फेज जरूर आएगा। सिल्वर में एज एक्सपेक्टेड ये भी चीज़ हो सकती है कि करेक्शन फेज़ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जैसे कि आखिरी के 2-3 दिनों में यहाँ पर देखने को मिला सर। लेकिन सिल्वर ने जितना रिटर्न यहाँ पर दिया 170%, ये तो साल की शुरुआत में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो। सिल्वर को सर वैसे भी थोड़ा सा वॉलेटाइल इसका नेचर होता ही है, क्या सर इस साल इसमें एक तरह से रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये हो सकता है? क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि इस साल इसने इतनी अच्छी रैली दी और कंसिडरिंग की शॉर्टेज का एक फैक्टर है यहाँ पर, तो हो सकता है कि वो जो फैक्टर है यहाँ पर भी एक तरह से लागू हो और सिल्वर वैसी ही रैली दे दी। क्या ये रिस्की एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस साल के लिए? देखिए, इन्वेस्टर्स को ये समझना जरूरी है कि कोई भी एसेट क्लास जब इस तरीके से रैली देता है और खासकर अनएक्सपेक्टेड रैली, किसी को नहीं पता था कि सिल्वर और गोल्ड में इस तरह का उछाल आएगा और यहाँ तक जो है इस साल टच करेगा। अगर हम जनवरी 2024 की बात करें तो शायद हम में से कोई नहीं जानता था कि सिल्वर और गोल्ड इस प्राइसेस पे चले जाएंगे। तो ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड रैली हुई है जो ग्लोबल इवेंट्स पे बहुत कुछ निर्भर है। अब क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी? मेरा मानना जो है कि ये रैली जो है बहुत टाइम तक कंटिन्यू नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा करेक्शन फेज आएगा। तो अगर हम उसको हम काउंट करें तो
एक वोलेटाइल रहने वाला है। ये वोलेटिलिटी अभी आगे चल के आएगी, जहां पे ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि सिल्वर अप जाएगा या डाउन जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि सिल्वर के जो फैक्टर्स हैं, खासकर डिमांड सप्लाई का जो गैप है, उस पर जो है सिल्वर की रैली बहुत कुछ निर्भर करती है। क्या उसको हम मीट कर पाएंगे, क्या उस गैप को हम कम कम कर पाएंगे, क्या सिल्वर उसी तरीके से डिमांड में रहेगा जिस तरीके से लास्ट ईयर रहा। तो देखिए, अब वो बहुत कुछ निर्भर करता है क्या ग्लोबल पॉलिसीज रहती हैं, ईवी को लेके क्या पॉलिसीज हैं ग्लोबल कंट्रीज की। तो बहुत कुछ उन फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो मेरा मानना है कि वोलेटिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स को जरूर देखने को मिलेगी सिल्वर के अंदर। और ये रैली क्या कंटिन्यू रह सकती है? तो मेरा मानना है कि इस तरह की रैली लॉन्ग टर्म में तो कंटिन्यू नहीं रह सकती। लॉन्ग टर्म में ऐसी ही रैली रहे इसकी गुंजाइश थोड़ी सी कम है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ओवर प्राइस हुआ है। और इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ये भी थी कि प्रीमियम पर भी सिल्वर जो है वो कई दफ़ा यहाँ पर बिकता हुआ देखा, खासतौर पर दिवाली के दौरान। और यहाँ पर भी अभी जब पिछले कुछ दिनों में जब इसमें रैली आई थी, माफ़ कीजिएगा 2,55,000 के आसपास जब इसके आंकड़े पहुँचे थे, रेट पहुँचे थे, तब भी इसके प्रीमियम की भी यहाँ पर बात आई। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वैसी रैली आएगी कि नहीं आएगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है इस साल। सर, अगर ETF की हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, एक कंसिस्टेंट इसने परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि इसमें ऑब्वियस बात है कि सिल्वर जैसे रिटर्न्स तो नहीं दिए, लेकिन 70% 76% के जो रिटर्न्स हैं वो भी कम नहीं है। धीमे धीमे इसमें भी बढ़ोतरी होती हुई देखी है। सर, ऐसे कौन से फैक्टर इसको आप देख के चल रहे हैं कि जो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं उनको सपोर्ट मिल सकता है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको रिस्की एसेट बना सकते हैं इस साल? देखिए, गोल्ड का जो एक बड़ा फैक्टर है वो अनसर्टेनिटीज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब रशिया, अगर मैं स्पेसिफिक फैक्टर्स पे जाऊं तो यूएस वेनेजुला रशिया यूक्रेन वॉर है, वो क्या शेप लेती है 2026 के अंदर, क्या और इस जिस तरीके से छोटी कंट्रीज के बीच में हम देख रहे हैं, तो ये सब फैक्टर्स क्या शेप लेते हैं 2026 के अंदर। हो सकता है बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो, आपको जो है ये और एस्केलेट होता हुआ दिखे, और हो सकता है ना भी दिखे, आपको बहुत स्टेगनेंट मिले। तो मुझे लगता है गोल्ड का जो रैली है जो 2025 में हुआ, अब 2026 में बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हम आगे चल के हम 2026 में हम इन फैक्टर्स को किस तरीके से देखते हैं। अब गोल्ड के ऊपर अनसर्टेनिटी है, डॉलर का स्ट्रेंथनिंग है, ये और एक दो फैक्टर्स हैं जिस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ब्याज दरें क्या रहती हैं उस पर भी निर्भर करेगा। तो अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि गोल्ड किस तरफ जाएगा, क्या रैली कंटिन्यू रहेगी या गोल्ड भी वोलेटाइल होने वाला है। हाँ, अगर फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से जरूर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जब ऐसी शॉर्ट टर्म रैली आ गई है तो आपके लिए वोलेटिलिटी जो है शायद आगे आने वाली है। जैसे कि इसमें रैली आ चुकी है तो वोलेटिलिटी यहाँ पर की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर की जा सकती है, करेक्शंस की यहाँ पर काफ़ी एक तरह से संभावना बनती हुई दिख सकती है। जैसे कि सर ने बताया कि कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, यूएस फेड रेट कट की उम्मीद भी की जा रही है कि इस साल हो सकती है दोबारा। उसके अलावा जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इशूज़ जो चल रहे हैं, ट्रंप के खास तौर पे जो बयान होते हैं, क्योंकि पिछले साल वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि उन्होंने लगातार टैरिफ्स को लेकर जो बयानबाजी की थी, उसकी वजह से भी चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए, तो वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हुए देखे थे। सर, वैसे मैं रिटर्न्स की बात नहीं करूँगा या फिर सेम रैली की बात नहीं करूँगा कि कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स ये दे सकते हैं गोल्ड और सिल्वर, लेकिन सर क्या लग रहा है कि इक्विटी जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर के पीछे रहे, इस बार वाकई में क्या गोल्ड और सिल्वर दोबारा इक्विटी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं इस साल? देखिए, एक बात समझते हैं अभिषेक की, इक्विटीज के अंदर काफी कुछ फंडामेंटली ड्रिवन बहुत कुछ है। और जब हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं तो क्या फंडामेंटली ड्रिवन है ये रैली? कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है कि इस रैली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि शायद नहीं। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये सब चीजें निर्भर करेंगी, खासकर कमोडिटीज की रैली पे। और ये शॉर्ट टर्म रैली बहुत अच्छी रैली रही है 2025 के अंदर, रिपीट कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग होगा इन कमोडिटीज के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करेगा। तो अब इक्विटीज के अंदर अच्छी रैली आएगी, क्या इनको बीट करेगा? तो देखिए, ये किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कौन सा एसेट क्लास बीट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। आई थिंक अगर हम एसेट एलोकेशन चार्ट को देखें पिछले 5 साल के उठा के, तो हम पाएंगे कि हर साल कोई ना कोई एसेट क्लास आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है।
तो हो सकता है आपको इक्विटीज आउट परफॉर्म कर जाए इस साल 2026 के अंदर। हो सकता है गोल्ड या सिल्वर में से कोई एक कमोडिटी आउट परफॉर्म करे, दूसरी ना आउट परफॉर्म करे, तो कुछ भी हो सकता है। ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आई थिंक इन्वेस्टर्स के जब पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो एसेट एलोकेशन हमेशा से एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। एसेट एलोकेशन यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर एक तरह से रिटर्न्स को अगर देखा जाए। तो एसेट एलोकेशन के लिहाज से सर मुझे याद आ रहा है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी जो हैं वो इस बार काफ़ी अच्छे रहे। मतलब मैं एक आर्टिकल ही पढ़ रहा था, तो उसमें जितने भी आप कैटेगरीज के फंड के रिटर्न्स अगर देख लें तो उसमें मल्टी एसेट फंड्स जो हैं वो बहुत कारगर साबित हुए। कई फंड ने तो 20 से 25% तक के रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में। सर इसको लेकर सर क्या लग रहा है कि अगर मल्टी एसेट की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो वो इस तरह के मार्केट सिचुएशन में जहां पर अनसर्टिनिटी बहुत है उसके लिहाज से स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी हमेशा से ही अच्छी रही है। और जैसे हम अभी के सिनेरियोज देख रहे हैं या पिछले, अगर हम 10 साल का भी हम चार्ट अगर उठा के देखेंगे डिफरेंट एसेट क्लासेस का, तो आप पाएंगे कि जो इन्वेस्टर्स मल्टी एसेट अप्रोच अपनाते हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर कोई एसेट क्लास आउट परफॉर्म कर सकता है। तो कोई इन्वेस्टर अगर किसी जैसे अभी गोल्ड और सिल्वर में अगर इन्वेस्टेड है, जनवरी की लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया होगा तो बहुत अच्छे रिटर्न्स पे बैठे होंगे और उनको अच्छा ग्रोथ मिल गया होगा। पर जैसा मैंने पहले कहा कि ये रैलीज फंडामेंटली क्या ड्रिवन होती हैं जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाए? तो नहीं, लॉन्ग टर्म में इस तरह के रिटर्न्स आना बहुत मुश्किल होता है। आप सस्टेन नहीं देखेंगे इस तरह की रैली को सस्टेन होते हुए। तो लॉन्ग टर्म के अंदर एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी ही कारगर सिद्ध होती है कि वहां पर आप जो है डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपने निवेश कर रखा है, और जब उनमें से कोई एक एसेट क्लास आउट परफॉर्म करता है, बाकी नहीं करते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक बहुत अच्छे रिटर्न जो है कमाने की प्रोबेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी एसेट अप्रोच वो ज्यादा बेहतर अप्रोच हो जाता है। मल्टी एसेट अप्रोच जो है वो भी एक तरह से यहाँ पर ऑप्शन में रखा जा सकता है, जैसे कि सर यहाँ पर सलाह देते हुए देखते हैं। चलिए अपनी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। इस बीच जरा हम लोग कुछ दर्शकों के यहाँ पर स्वागत कर देते हैं फटाफट। रामो यादव जी कह रहे हैं नमस्कार। रामो यादव जी आपको नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर आपको। राजेश कुमार जी का पोर्टफोलियो आया है। उसके बाद गोपाल नेगी जी हैं, इनका भी सवाल है। मोहित यादव जी के भी पोर्टफोलियो आए हैं। उसके बाद बच्चन राजपूत जी कह रहे हैं हेलो टीम बोनस, हैप्पी न्यू ईयर। सर आपको भी बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। चलिए इसी बहाने एक यहाँ पर हम लोग पोर्टफोलियो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। राजेश यादव जी हैं, ये 51 साल की इनकी उम्र है और ये कह रहे हैं कि मेरी 20,000 रुपये महीने की 4 SIP चल रही हैं, 10 साल तक ये निवेश करेंगे, क्या इनका पोर्टफोलियो सही है? चलिए एक बार इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं और यही पूछ रहे हैं कि क्या गोल्ड सिल्वर में अलग से SIP करना चाहिए। चलिए पहले पोर्टफोलियो देखते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 रुपये की इनकी SIP चल रही है। उसके बाद है कोटक कॉन्ट्रा फंड, 5,000 रुपये की SIP इसमें चल रही है। ICICI मल्टी एसेट फंड में 5,000 रुपये की SIP चल रही है। उसके बाद है SBI का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, 5,000 रुपये की SIP इसमें चल रही है। सर 20,000 रुपये की SIP इनकी चल रही है, 4 SIP चल रही हैं और 10 साल तक सर ये निवेश करेंगे। साथ ही ये पूछ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में अलग से SIP करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी सर राजेश यादव जी के लिए? देखिए, वैसे तो पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो काफी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में चला जाता है। आपके डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग आप कम पाएंगे। तो जब भी ऐसा पोर्टफोलियो बनता है जहां आप डिफरेंट कैटेगरीज को चुनते हैं जिसमें कि ओवरलैपिंग कम होती है और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पे बेस होते हैं, तो आप एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो हम मल्टी एसेट ही नहीं, हम मल्टी इक्विटी कैटेगरीज की भी हम बात करते हैं जब हम डाइवर्सिफिकेशन को अपनाते हैं। और हाँ, ये जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि मल्टी एसेट एक बड़ा अच्छा अप्रोच होता है, तो इसलिए हर इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा कि वो मल्टी एसेट अप्रोच अपनाए। पर किस एसेट क्लास में कितना निवेश करना चाहिए वो जरूर जो है ध्यान रखे उस बात का। गोल्ड को पिछले लास्ट ईयर की रैली को देखते हुए ना निवेश किया जाए। गोल्ड को एक लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर तब जो है आप उसमें अपना निवेश करें, क्योंकि अगर आप पिछले रिटर्न को देख के, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न को देख के आप निवेश करेंगे तो आप जरूर बहुत हाई परसेंटेज में निवेश करना चाहेंगे। बट जैसा मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में इस तरह की रैली सस्टेन नहीं होती है और गोल्ड एसेट क्लास की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसलिए गोल्ड को एक एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख के उसमें निवेश करें, ना कि पिछले 1 साल की रैली पे। और क्या सिल्वर में मुझे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, बहुत मुश्किल है। मेरा मानना है कि अपने पूरे पोर्टफोलियो के अंदर
एक गोल्ड का जो हम एलोकेशन करते हैं एसेट क्लास का 15-20% का, उसी एसेट एलोकेशन में आप गोल्ड और सिल्वर में कर सकते हैं, या फिर इस तरह के फंड्स भी हैं जो फंड्स खुद ही गोल्ड और सिल्वर में एलोकेशन करते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो डिपेंडिंग आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, कितना आप एसेट एलोकेशन रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर फंड्स में कई सारे फंड्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, और गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ तो हैं ही जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। और ये राय जो सर की है उसको भी अपना के आप राजेश जी चल सकते हैं आगे। चलिए बैक टू अ टॉपिक। सर स्मॉल कैप पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इंडेक्सेस को जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे तो उनके रिटर्न्स में सबसे पीछे स्मॉल कैप और माइक्रो स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स है वो सबसे पीछे यहाँ पर रहे थे। और ओवरऑल भी देखा जाए तो फंड्स भी जो हैं वो स्मॉल कैप के काफ़ी निराशाजनक रहे हैं, कई तो नेगेटिव में ही रहे हैं जिस तरह से इसके इंडेक्स के रिटर्न्स रहे हैं। सर 2023 और 24 के बाद अगर देखा जाए तो उसमें अच्छी रैली आई थी स्मॉल कैप में, लेकिन उसके बाद पिछले साल 2025 में काफ़ी अच्छी बड़े करेक्शंस एक तरह से इसमें देखने को मिले हैं। और इस पर जो गिरावट थी वो भी कही जा रही है कि 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट रही है स्मॉल कैप इंडेक्स में। सर इसको कैसे देख रहे हैं, और इस साल क्या ये गिरावट जारी रह सकती है या फिर इसमें करेक्शंस या फिर रिकवरी एक तरह से यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए अभिषेक, जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कशन की है, ये उसी बात को दर्शाता है कि एक आप लीनियर रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी भी इक्विटी कैटेगरी को लेकर। आप ये नहीं सोच सकते कि आज मैंने शुरू किया है तो अब मुझे पॉजिटिव रिटर्न हमेशा से दिखाई देगा। नहीं, ऐसे भी सिनेरियोज आएंगे जब मार्केट में करेक्शन आएंगे, कोई इंडेक्स आपका, कोई कैटेगरी आपका परफॉर्म नहीं करेगी, नहीं कुछ टाइम तक आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे सकते हैं, वो दोबारा से परफॉर्म करना शुरू कर सकती है। वो एक कैरेक्टरिस्टिक है शेयर बाजार की, उस कैटेगरी की, जो इन्वेस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। स्मॉल कैप को अगर हम लेते हैं तो हाँ, स्मॉल कैप ने एक बड़ा अच्छा रैली दिया था, बड़ा अच्छा उसमें रैली आया था। उसके बाद फिर ओवर वैल्यूएशन का जो फैक्टर है वो सामने आया कि क्या ओवर वैल्यू हो गए स्मॉल कैप, मिड कैप, एक करेक्शन फेज शायद आया है, वो करेक्टेड हो रहे हैं अपने ओवर वैल्यूएशन पे। दोबारा क्या इसमें रैली आएगा, लॉन्ग टर्म के अंदर हम देख सकते हैं जो है परफॉर्म करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज। अभी जो है एक शिफ्ट भी आया है, अब हम लार्ज कैप की तरफ जो शिफ्ट हमने देखा साल के एंड में खत्म होते होते। तो ये इस तरह से इक्विटी मार्केट परफॉर्म करता है, और वही इन्वेस्टर्स को समझने की जरूरत है। अब 2026 में क्या इनमें उछाल आ सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, शायद ना भी आए, शायद हो सकता है उछाल आ जाए, तो दोनों तरफ है। मुझे लगता है जब इन्वेस्टर्स इसमें निवेश करते हैं इक्विटी मार्केट में, तो जब आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं तो ये आपका जो है आपके पोर्टफोलियो का एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है कि कभी आपको जो है ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा आपका पोर्टफोलियो, कभी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। लॉन्ग टर्म के अंदर आप हमेशा से अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर बाजार से। बट 2026 में क्या ये करेक्शन दोबारा से और करेक्शन होगा, या इसमें इस करेक्शन को हम ठीक होता हुआ देखेंगे, दोनों तरफ हो सकता है, कह पाना बहुत मुश्किल है। बात सही है। और स्मॉल कैप में सर जैसे कि आपने बताया कि जब 2023-24 में जब रैली आई थी उसके बाद ओवर वैल्यूएशन की यहाँ पर बड़ी दिक्कत आई थी, और जब कंपनीज के नतीजे आए तो वो उससे मैच नहीं खाया, और इसकी वजह से तो स्मॉल कैप में एक तरह से बड़ी गिरावट देखने को मिली है इस साल। सर अगर इस साल के लिहाज से देखा जाए, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप के लिहाज से अगर दोनों को देखा जाए, तो उसमें रिकवरी जो है वो आपको सबसे पहले किस में दिख रही है? क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप तो फिर भी स्टेबलाइज हो गए थे, साल के मिड से ही थोड़ा सा इनमें अच्छी रिकवरी आई थी। अगर मिड कैप की बात करें तो फिर 7 से 8%, 9% के आसपास इसमें रिटर्न्स रहे और बढ़ोतरी देखने को मिली, और लार्ज कैप उससे भी अच्छे निकल के आए। लेकिन आगे इस साल में सर क्या देख रहे हैं कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में क्या आगे रहने की, किसकी आगे रहने की यहाँ पर उम्मीद आपको दिख रही है ज़्यादा? अभिषेक, कह पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब हम जनवरी में बैठे हैं, फरवरी बजट का टाइम आएगा, बजट में क्या प्रोविजन होते हैं, उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग किस सेक्टर्स को ज्यादा फायदा होता है, वो सेक्टर्स की जो ज्यादातर कंपनीज हैं वो उनके स्टॉक्स किस कैटेगरी में हैं। तो और भी बहुत फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक अर्निंग्स क्या बोलेंगी आगे चल के, तो उन पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे स्मॉल कैप कंपनीज या लार्ज कैप या मिड कैप कौन सा जो है कैटेगरी परफॉर्म करेगी। मुझे नहीं लगता, कह पाना बहुत एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है कि इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी जो है बाजी मार सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। अभी तो हम स्टार्टिंग में बैठे हैं, और जो हम सबसे नियरेस्ट जो कोई भी इवेंट है तो हमारे लिए बजट इवेंट है जो अगले महीने होगा, और बजट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे जो है कौन से सेक्टर्स आगे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कह पाना कि कौन सा सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेगा।
मुझे लगता है अगर एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी हो और आपका निवेश अगर सभी कैटेगरीज में हो, तो आपको वो फायदा, किसी भी कैटेगरी में हो, कोई भी कैटेगरी आउट परफॉर्म करे, वो फायदा आपके पोर्टफोलियो को मिलता है। सर, इस साल के लिहाज से अगर देखा जाए तो डेट और जो हाइब्रिड फंड्स हैं, क्या उनमें भी सर थोड़ी सी पोर्टफोलियो में ज़्यादा जगह देनी चाहिए, कंसिडरिंग कि इक्विटी जो है पिछले साल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया? देखिए, डेट का पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज की हम बात कर रहे हैं, तो डेट का पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। खासकर वोलेटाइल मार्केट्स में डेट आपको एक जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके पोर्टफोलियो को, तो इसलिए डेट का जरूर होना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो एसेट एलोकेशन में इक्विटी, डेट, गोल्ड, इसके अलावा जो है और दूसरे एसेट क्लासेस है, तो उसमें आपका एक बैलेंसिंग एक्ट आपको लेके चलना चाहिए अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। इक्विटी आपका उसी रेशो में होना चाहिए जो आपका रिस्क एपेटाइट बोलता है। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप बहुत हाई इक्विटी एक्सपोजर लेके नहीं चल सकते, तो इसलिए डेट जैसी कैटेगरी है वो आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देती है और वोलेटिलिटी को आपको कम करती है, तो इसलिए डेट का मिक्स आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। अब वो किसके थ्रू आ सकता है? क्या हाइब्रिड फंड के थ्रू आ सकता है? हाइब्रिड फंड में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड है जिसमें ज्यादा डेट एक्सपोजर होता है। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड है जिसके अंदर ऑलरेडी इक्विटी एक्सपोजर 65% अबव होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें इक्विटी की वोलेटिलिटी जरूर रहती है। तो इसलिए सोच समझकर आपको डेट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, जिससे आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी मिले, खासकर डाउनसाइड मार्केट में। खास तौर पे जैसे कि अगर पिछले साल के परफॉर्मेंस को देखें तो वहाँ पर देखते हुए एक सीख तो मिलती है कि डेट और हाइब्रिड में यहाँ पर आपको एक तरह से इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में जो है वो एलोकेशन यहाँ पर शामिल करना ही चाहिए, ताकि डाउन साइड, जैसे कि सर बोल रहे हैं कि इनकेस अगर यहाँ पर मार्केट गिरता है या फिर उसमें करेक्शन अच्छे लेवल के होते हैं तो वहाँ पर एक तरह से आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सके। इसलिए डेट और हाइब्रिड फंड्स भी आपकी एलोकेशन में, आपके पोर्टफोलियो में होना बेहद ज़रूरी है। सर, गोल्ड, सिल्वर और इक्विटी की अगर हम लोग बात करें, अगर इस साल पिछले साल से अगर थोड़ी सीख लेते हुए अगर हम लोग को इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसमें एलोकेशन को अगर डिवाइड करना हो सर, तो क्या सही एक संतुलन बनाने के लिए कितना परसेंटेज ऑफ निवेश इन तीनों कैटेगरीज में किया जा सकता है, या फिर गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए एलोकेशन अगर रिटर्न्स के लिहाज से भी देखें तो? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में मेरा मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन 15-20% तक होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ओवर एलोकेशन की आपको जरूरत है। और इक्विटी का एलोकेशन भी आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप 50% करते हैं, 60% करते हैं या 40% एक्सपोजर रखते हैं, वो आपके रिस्क एपेटाइट पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं। एक और अब इसको कैसे डिवाइड किया जाए, तो मुझे लगता है एक कोर पोर्टफोलियो और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो हमेशा होना चाहिए। एक कोर पोर्टफोलियो वो जो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रखते हैं, जिसके अंदर आप एक अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस का। इक्विटी, गोल्ड जो है आपने गोल्ड और सिल्वर मिला के आपने 15% तक कर दिया। इक्विटी आपने 50-60% जो आपका रिस्क एपेटाइट बोलता है वो रखा आपने, बाकी आपने डेट रखा। तो ये कोर पोर्टफोलियो आपका एक डिफाइंड एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी पे होना चाहिए। एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो है जो आप कोई भी इन्वेस्टर बना सकता है, जिसके अंदर आप अपना क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं और आप किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। तो एक टैक्टिकल स्ट्रैटेजी, एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो जरूर बनाया जा सकता है, जिसमें आप जो है ईटीएफ्स वगैरह में निवेश कर सकते हैं और जैसे मैंने कहा सिनेरियोस को देखते हुए आप उसमें निवेश कर सकते हैं। कोर पोर्टफोलियो में आपका एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी ही होनी चाहिए, जिसके अंदर मेरा 15-20% का एलोकेशन मुझे लगता है इनफ है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और यही कोर पोर्टफोलियो आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करेगा। टैक्टिकल पोर्टफोलियो है जहां पे आप नियमित प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और अपना जो आपका व्यू है उसको लेके आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इस बीच कई सारे दर्शकों के यहाँ पर सवाल भी आ रहे हैं, तो फिर एक एक करके उनके सवाल यहाँ पर ले लेते हैं और शुभकामना भी आ रही हैं। हेलो सर, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, हैप्पी न्यू ईयर टीम बोनस। गोपाल नेगी जी ये कह रहे हैं सर आपको भी बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर और नया साल आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, ये इसकी हम लोग पूरी कामना करते हैं। और ऐसे सभी दर्शकों के लिए हम लोग यही कामना करते हैं कि इस साल जो है, ये नया साल जो है आपका अच्छा सा जाए और
खुशहाल जाए, पोर्टफोलियो के लिहाज से भी देखा जाए तो फिर उसमें भी काफ़ी अच्छा दमखम निकले और रिटर्न्स जो हैं उसमें भर भर के एक तरह से रिटर्न्स उसमें आए। इस बीच एक दर्शक है मैजिक रेमेडी, ये लास्ट में अपने सवाल तो नहीं भेजे लेकिन लास्ट में कंप्लेन भी कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन ही नहीं उठाते हैं। सर बिल्कुल आपके ही क्वेश्चन उठाएंगे, आपके क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो सर किसके क्वेश्चन उठाएंगे। चलिए सर, इनका जो सवाल है सर, ये कह रहे हैं कि बेटी के लिए 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, किस सेक्टर में ये निवेश कर सकते हैं? 20 साल के लिए सर इनका निवेश का टारगेट है और सेक्टर पूछ रहे हैं कौन सेक्टर में ये निवेश कर सकते हैं। देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक जाना एक सबसे रिस्की फैक्टर होता है। आप सेक्टर से क्या मतलब है इनका, क्या एसेट क्लास की बात कर रहे हैं या इक्विटी के अंदर सेक्टर की बात कर रहे हैं? तो इक्विटी के अंदर अगर आप सेक्टर सोचेंगे तो फिर बहुत रिस्की फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर सेक्टर पे निर्भर करेगा। तो एक हाईएस्ट वोलेटाइल कैटेगरी हो जाती है आपके लिए। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में खासकर बच्चों के एजुकेशन को लेके आपको इस तरह का हाई बेट लेना चाहिए। अपना रिस्क एपेटाइट है आपका, जब आप बच्चे का 20 साल का होराइजन है, आप एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बनाइए। थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़ा गोल्ड जैसे एसेट क्लास को आप लीजिए और 20 साल के लिए आप निवेश कीजिए। इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या रिस्क एपेटाइट है आपका, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें फेरबदल कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के अंदर एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को बना के चलें, ना कि पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ आप जाएं। सर इनको अगर शुरुआत करनी है तो फिर वही जो बेसिक एक रूल कहता है कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स इनको निवेश करें, उसके बाद फिर डिफरेंट कमोडिटीज में यहाँ पर एक तरह से उसमें रुकना चाहिए। देखिए, अगर शुरुआत करनी है तो मुझे लगता है शायद फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी एसेट फंड, ये वो कैटेगरीज हो सकती हैं जहां पे ये निवेश शुरू कर सकते हैं। अब अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कितना एसेट एलोकेशन मुझे रखना चाहिए, तो मुझे लगता है ये कैटेगरी ज्यादा अच्छी होंगी। फ्लेक्सी कैप है या मल्टी एसेट कैटेगरी है, जो बेटी के एजुकेशन के लिए भी जो है एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं तो आप बना के चलिए, वरना ये कैटेगरीज हैं जो आपके गोल ऑब्जेक्टिव को मीट करने में सहायक हो सकती है। ठीक है, तो ये राय निकल कर आती है मैजिक रेमेडी सर आपके लिए। अब आपकी उम्मीद करते हैं कि ये जो शिकायत होगी वो दूर हो गई होगी। आपसे जुड़े एक्सटेंडेड सवाल भी हम लोगों ने यहाँ पर पूछ लिए हैं। चलिए एक और यहाँ पर पोर्टफोलियो यहाँ पर ले लेते हैं। ये है मोहित यादव, ये कह रहे हैं कि मेरी 3-3 हज़ार रुपये महीने की 3 SIP चल रही हैं, 25 साल तक सालाना 5% का ये स्टेप अप भी करेंगे। और इनका एक बार चलिए पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि अब पूछ रहे हैं कि इनके फंड्स जो हैं वो कैसे हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपये की SIP चल रही है। उसके बाद है SBI मिड कैप फंड में 3,000 रुपये की SIP चल रहे हैं। एक्सेस स्मॉल कैप फंड में 3,000 रुपये की SIP इनकी चल रही है, यानी कि 3-3 हज़ार रुपये की 9,000 रुपये कुल ये 3 SIP में निवेश कर रहे हैं। 25 साल तक से इनका नज़रिया है और 5% का ये स्टेप अप भी करेंगे। फंड सिलेक्शन सर सही है इनका, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है? देखिए, अब चलिए ऐसे पोर्टफोलियो को ही लेते हैं। मिड और स्मॉल कैप में ऑलरेडी अलग से इन्वेस्टमेंट है। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जब आपने चुनी तो उसमें भी मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर है। तो अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो के एक्सपोजर को देखूंगा तो शायद 70-75% मिड और स्मॉल कैप में हो जाएगा, बाकी आपका थोड़ा बहुत लार्ज कैप में हो सकता है। अब इस पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि आपका वोलेटाइल बहुत ज्यादा होगा। मिड और स्मॉल कैप में हम वोलेटिलिटी ऑलरेडी देख रहे हैं पिछले 3 सालों के अंदर। तो जब मोहित यादव जी ने जब ये पोर्टफोलियो चुना तो क्या वो उस वोलेटिलिटी को समझते हैं? क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके पोर्टफोलियो में डाउनसाइड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा? कंपैरिजन हो सकता है मार्केट इंडेक्स से आपको ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिले, क्योंकि आपने मिड और स्मॉल कैप का चुनाव बहुत हाई एक्सपोजर ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में। ये चीजें जो है वो गौर करने की जरूरत है। अगर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो में मुझे वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं चाहिए, तो फिर ये सिलेक्शन गलत हो जाता है। तब तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का हिस्सा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? 25 साल के अंदर रिटर्न जरूर आप कमाएंगे, लेकिन वो जो 25 साल की जर्नी होगी उसमें आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। तो अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं है उस बारे में, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें और तब जो है सिलेक्शन करें कि कितना मेरे पास एक्सपोजर होना चाहिए लार्ज कैप के अंदर और मिड और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर होना चाहिए। कई सारी क्रूशल बातें सर आपने यहाँ पर बोली हैं और
उम्मीद है कि यादव जी आपको ये सारी जो बातें हैं, जो सलाह दी गई है, उसको आप मद्देनज़र अपने जो चॉइस ऑफ फंड्स सिलेक्शन का जो है उसको आप थोड़ा सा यहाँ पर निखारेंगे। उसके लिहाज से आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है काफ़ी अच्छा है, स्टेप अप भी आप करेंगे, ये भी बहुत अच्छी एक वैलिड पॉइंट है। तो इस निवेश को जारी रखिए, बस थोड़ा सा अपने आप को और थोड़ा सा जज करिए कि आपके रिटर्न्स, आपके रिस्क एपेटाइट वगैरह क्या है, उसके लिहाज से अपने निवेश की यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनाइए। चलिए बैक टू अ टॉपिक सर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। और सर, कमोडिटी को अगर हम लोग यहाँ पर देखें, गोल्ड और सिल्वर के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत कमाल के रिटर्न्स रहे हैं पिछले एक साल में, और एक्सपेक्टेड नहीं था अगले साल भी, जैसे कि सर आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट एसेस तो नहीं कर सकते कि सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स अगले एक साल में रहेंगे। हो सकता है कि वो इक्विटी से थोड़े से बेहतर रहे, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ रैली आए ये कह नहीं सकते। लेकिन सर, जो लोग होते हैं जो कि हाई एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे होंगे, क्योंकि पिछले साल काफ़ी अच्छा रहा है, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि वो अच्छे रिटर्न्स दे दें, तो क्या उनको यहाँ पर रिस्क लेकर इसमें निवेश करना चाहिए, या उनके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है कि अगर वो ज़्यादा इसमें अगर निवेश कर रहे हैं तो? देखिए, जो भी इन्वेस्टर्स अगर इस रैली को देखते हुए निवेश कर रहा है तो वो जरूर हाई रिस्क फैक्टर पे बैठा है। ओके, उसके लिए बहुत हाई रिस्क गेम हो जाता है। वोलेटिलिटी क्या रहेगी, कुछ नहीं पता अभी। किस तरीके से दोनों कम्युनिटी बिहेव करेंगी वो हमको नहीं पता है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर केवल इस रैली के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कर रहा है उसके लिए हाई वोलेटाइल जो है इन्वेस्टमेंट होगा। अब क्या वो वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप निवेश जारी रखेंगे और निवेश करेंगे तो जरूर है कि वो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। उसका एक्सपेक्टेशन आपके पास होना चाहिए। हो सकता है आप एक साल के लिए और निवेश करना चाहें और एक साल के बाद आपने कुछ एक्सपेक्ट कर रखा है कि इतना रिटर्न मुझे मिलेगा, लेकिन एक साल में खत्म होते होते हो सकता है आपका रिटर्न बिल्कुल अपोजिट मिले। ये पॉसिबल है क्योंकि किसी को नहीं पता कि अभी किस तरीके से रैली होने वाली है, रैली होगी भी नहीं होगी। रिटर्न, अब अगर हम ये रैली रिपीट करने की बात कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि हम सिल्वर को बहुत ऊपर जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गोल्ड को और बहुत ऊपर जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लास्ट ईयर का रिटर्न रिपीट करने की बात कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा ये जनरली बहुत कम होता है। किसी भी एसेट क्लास में ये इस तरह की रैली जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं रहती है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो ये रैली देख के निवेश करना चाह रहा है इन कमोडिटीज में, वो तैयार रहे उस वॉलेटिलिटी के लिए और तैयार रहे एक्सपेक्टेशन ना मीट होते हुए। वो जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब बातें ध्यान रखी जा सकती हैं, उसके बाद अपने निवेश की स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर बनाई जा सकती है। सर, अगर किसी निवेशक को, मैं एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन सर दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी निवेशक के पास 1 लाख रुपए हैं और वो उसका एलोकेशन करना चाह रहा है अलग अलग एसेट क्लासेस में, तो उसका आदर्श एलोकेशन सर क्या हो सकता है? गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी या डेट में? क्या उसके लिए एक राय रहेगी सर? मेरी राय में अगर आदर्श तो वैसे कुछ होता नहीं है, एसेट एलोकेशन आपके रिस्क एपेटाइट पे बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन फिर भी अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें जो जनरली होती हैं, एक बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन जो है बहुत अच्छा वर्क करता है। अब बैलेंस्ड का जो मायने हैं वो आपका 40 से 60% इक्विटी एक्सपोजर का हो जाता है। किसी के लिए 60% इक्विटी एक्सपोजर अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 40%। बाकी का जो आपका एसेट जो परसेंटेज है वो आपका डेट और कमोडिटीज में डिवाइड हो जाता है। कमोडिटी आप 10-15% के बीच में आप रखते हैं, एक आइडियल एसेट एलोकेशन हो जाता है। बाकी का हिस्सा आप डेट में रखते हैं। तो ये बैलेंस्ड, इसको हम बैलेंस बोलेंगे। जो बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन है मुझे लगता है कि वो एक बड़ा डिसेंट एसेट एलोकेशन है जो इन्वेस्टर्स जो है लेके चल सकते हैं उस एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को। अब उस एसेट एलोकेशन के अंदर रेशो आप अपना थोड़ा रिस्क एपेटाइट देख के आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस प्रोफाइल जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। बैलेंस प्रोफाइल लेके चले तो फिर सबसे बेहतर चीज़ यही हो सकती है कि आप हर अलग अलग एसेट क्लासेस जो है उसमें निवेश करिए, जिससे कि एक अगर एसेट गिरता है तो दूसरा वहाँ पर एक तरह से आपको संभाल लेता है, आपके पोर्टफोलियो को जो है वो यहाँ पर संभाल लेता है। सर, अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए, गोल्ड और सिल्वर ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इक्विटी भी वैसे बोली जाती है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में देखें, पिछले 1-1.5 साल के अगर सिनेरियो को सर अगर देखें तो सर क्या लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कौन सा एसेट क्लास सबसे बेहतर रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पर दे सकता है निवेशकों को? देखिए, अगर मैं पिछले 10 साल उठा लूँ, पिछले 20 साल उठा लूँ, तो किसी भी सिनेरियो में आप पाएंगे कि इक्विटीज आपका बेहतरीन एसेट क्लास निकल के आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। और गोल्ड जो है अब ये शॉर्ट टर्म रैलीज
कमोडिटीज को हम देखते हैं तो ये रैलीज बहुत शॉर्ट टर्म होती है और डिफरेंट सिनेरियोज पे आती है। जैसे मैंने कहा 4 साल पहले रैली आई थी, फिर उसके बाद डाउन चला गया, अब दोबारा से रैली देखने को मिली है। तो इस तरह के मार्केट सिनेरियोज आएंगे जिसमें कमोडिटीज के अंदर आपको रैली देखने को मिलेगी। वहीं डेट के अंदर ना तो डेट उतना ज्यादा वोलेटाइल होता है, ना उतना हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन होता है डेट के अंदर। तो अगर हम सभी एसेट क्लासेस को लेते हैं तो इक्विटीज एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड करती है। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस में क्या मिक्सचर होना चाहिए, इसीलिए हम इक्विटीज को बोलते हैं कि इक्विटीज एक ऐसी एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट करने में इन्वेस्टर्स को मदद करती है। और जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो अगर 7% इन्फ्लेशन है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कितने रिटर्न की जरूरत है जिससे कि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकूं। अब उसके लिए कौन सी एसेट क्लास बेहतरीन हो सकती है? हाँ, ये जरूर है कि एक लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी एक अच्छी एसेट क्लास है, लेकिन क्या 100% इक्विटी में डाल देना चाहिए? तो वो भी नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उस लॉन्ग टर्म के अंदर जो जर्नी होगी वो बहुत अपसाइड डाउनसाइड की जर्नी होगी। अब वो अपसाइड डाउनसाइड हर इन्वेस्टर्स का अपना एक कंफर्टेबल लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें होना चाहिए। बट ओवरऑल सभी एसेट क्लासेस को जब हम लेते हैं तो इक्विटीज एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड करती है। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में साफ तौर पर अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो 10 साल के देख लें या 15 साल के देख लें तो कमोडिटी और सिल्वर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ऑब्वियस बात है। और इक्विटी यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ सभी एसेट क्लास को करता हुआ दिखा है। तो इसलिए इक्विटी एसेट क्लास अगर निवेश के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बेहतर रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पर ये देता हुआ दिख सकता है। सर, अगर गोल्ड और सिल्वर ETF की हम लोग यहाँ पर बात करें, कमाल के रिटर्न्स रहे हैं और एक तरह से निवेश के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो उसमें कमाल के रिटर्न्स यहाँ पर भी आए हैं और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है अगर कमोडिटी में निवेश करना होता है। लेकिन सर, किन निवेशकों के लिए ये सबसे उपयुक्त आप मान सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर को ऐसे निवेशकों को तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, भले ही वो अगर कमोडिटी इक्विटी में अगर निवेश नहीं करना चाह रहे हैं तो? देखिए, अब गोल्ड और सिल्वर वैसे तो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है, लेकिन जब हम ETF की बात करते हैं तो ETF का मतलब है आप लमसम निवेश कर रहे हैं, आपको SIP जैसा ऑप्शन नहीं मिलता है। अब जो इन्वेस्टर्स सैलरीड इंडिविजुअल है, SIP मोड के जरिए निवेश करना चाह रहा है, उसके लिए गोल्ड ETF शायद पर्याप्त ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ETF में आपको वो चॉइस नहीं मिलती है, आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाइंग और सेलिंग करना पड़ता है ETF। तो पहली बात तो गोल्ड ETF उनके लिए सही, इन्वेस्टर्स के लिए सही हो सकता है जो लमसम निवेश करना चाहते हैं या नियमित निवेश भी अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को खुद ही बाइंग और सेलिंग करनी होती है जब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो करते हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है। दूसरा, उन इन्वेस्टर्स के लिए सही हो सकता है जिनका एक कोर पोर्टफोलियो उन्होंने ऑलरेडी बना लिया हो और अभी वो कुछ ऐसी रैलीज में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, उनके लिए भी जो है इस ETF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी ETF एक अच्छा ऑप्शन है गोल्ड, चाहे हम गोल्ड ETF के लिए या इक्विटी ETF की बात करें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको एक सुविधा मिल जाती है कि आप कभी भी बेच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है, इन्वेस्टर्स को खुद जो है वो ट्रेड करना होता है। तो एक ये जरूर आता है कि जब आप निवेश करते हैं तो कितना ईज ऑफ इन्वेस्टिंग है, वो जो आप लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन आप बना सकते हैं। तो ETF के अंदर वो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बनाना सभी इन्वेस्टर्स के लिए शायद मुश्किल हो जाता है। वहीं पे जब मंथली SIP आप करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन आप थोड़ा आसानी से बना पाते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि ETF केवल इन इन्वेस्टर्स के लिए बना है। इट्स ईज ऑफ इन्वेस्टिंग, आपके पास किस तरह का अमाउंट है, किस तरह का आप इन्वेस्टिंग चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ETF में निवेश कर सकते हैं। और जरूरत एक लो कॉस्ट ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के पास अलोंग विद इंडेक्स फंड या फिर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स। राइटली सेड। और गोल्ड और सिल्वर सभी के लिए है, तो निवेशक कोई सेंट्रिक नहीं है कि यहाँ पर पर्टिकुलर किसी निवेशक के लिए ही बना हुआ है। सभी निवेशकों के लिए एक तरह से गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर निवेश किया जा सकता है, बशर्ते बस थोड़ा सा याद रखें, जैसे कि सर ने पहले भी बोला कि मल्टी एसेट की स्ट्रैटेजी यहाँ पर ज़रूर अपनानी चाहिए। ये नहीं कि सारा हिस्सा जो है वो आपने गोल्ड और सिल्वर के ETF में ही निवेश कर दिया या फिर गोल्ड और सिल्वर एज एन कमोडिटी में ही आप निवेश करके चल रहे हैं। चलिए सर, अगर देखा जाए कि पिछले साल कई सारे संकेत होंगे जो कई लोग मिस कर गए होंगे कि जब हाई प्राइसेस हो रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के, तब मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, या फिर इक्विटी में यहाँ पर सही मौका बन रहा है कि चलो यहाँ से पैसा निकाल लेना चाहिए। सर, अगले साल के लिए, इस साल के लिए आप ऐसे कौन से संकेत देख रहे हैं कि निवेशकों को मुनाफा वसूली के बारे में सोचना चाहिए, मिस ना कर जाएं ऐसे संकेत?
देखिए, मुनाफा वसूली या जिसको हम कहें प्रॉफिट बुकिंग, तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग इन्वेस्टर्स का एक डिफाइंड स्ट्रैटेजी भी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। ऑल्सो किस लाइफ स्टेज पर इन्वेस्टर्स हैं, आपके लाइफ गोल कितनी दूर हैं। अब जैसे अगर आप ऑलरेडी रिटायर के बाद की फेज के हम लेते हैं, वहां पर हैं आप, या फिर आपका गोल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसी सूरत में प्रॉफिट बुकिंग जरूर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये रैलीज बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं। जब हम कमोडिटीज को अगर हम देखेंगे, तो जब ऐसी शॉर्ट टर्म रैलीज आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है, तब भी जो है वो कैप्चर करने के लिए आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और आपको प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा निकालना नहीं है, आप दूसरे एसेट क्लास में शिफ्ट करते हैं, तो आप जो है उस ग्रोथ को जो आपको मिल गया है वो आप कैप्चर कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग सभी के लिए है, डिपेंडिंग ऑन आप किस लाइफ स्टेज पे हैं, और आप अपने आपके पोर्टफोलियो में क्या हिस्सा है, आपके पोर्टफोलियो में वो हिस्सा आप किस तरीके से बढ़ गया है या घट गया है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर होगी। इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी 2024 में जिन्होंने निवेश किया, 2025 में जिन्होंने निवेश किया था, या उससे पहले उन्होंने निवेश किया होगा, वो ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देख रहे होंगे। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2026 के अंदर शुरुआती दौर में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग अच्छी हो इन्वेस्टर्स द्वारा। खास तौर पे सर गोल्ड और सिल्वर में अगर देखा जाए, तो जैसे कि लास्ट के कोई 2-3 दिनों में देखने को मिली भी है कि काफ़ी भर भर हाँ, के गोल्ड और गोल्ड सिल्वर मिल में ही, रहा क्योंकि जैसे ना अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि क्या लास्ट ईयर रिपीट होगा, कह पाना बहुत ही मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि लास्ट ईयर रिपीट का मतलब है, आप सिल्वर का प्राइस देखिए, 2,35,000 अगर रिपीट करना है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वाकई में जा सकता है वहां पे, किसी को नहीं पता। और जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने शायद जनवरी में भी निवेश किया होगा 2024 में, और अगर एक साल कंप्लीट कर लिया, तो उनको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा ऑलरेडी, वो बहुत अच्छा ग्रोथ उनको मिल गया है। तो इन्वेस्टर जरूर सोचेगा क्यों ना मैं प्रॉफिट बुकिंग करके, क्योंकि मुझे भी पता है कि लॉन्ग टर्म में ये रैली सस्टेनेबल नहीं है, तो क्यों ना प्रॉफिट बुक करके एटलीस्ट प्रॉफिट को जो है मैं कैप्चर कर लूं अपने। साफ तौर पे देखने को मिली है प्रॉफिट बुकिंग। और जैसे कि सर बोल रहे हैं कि इस महीने खासतौर पे Q1 में बड़ा वॉलेटाइल हो सकता है गोल्ड और सिल्वर। देखने लायक होगा कि कैसे वहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कैसे वहाँ पर वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, कैसे वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिलती है, या फिर कैसे बाइंग वहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे कि अल्टीमेटली गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइजेस हैं उनको पुश मिलता हुआ दिखे। सर सेक्टर्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सेक्टोरल फंड्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रदर्शन तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब 5-7-6% के आसपास उनके भी मैंने रिटर्न्स देखे थे। अगर सेक्टर्स के लिहाज से सर देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि शुरुआत में बहुत अच्छा चला था, मतलब खासतौर पे Q1 और Q2 से थोड़ा सा पहले, Q2 की एंडिंग से पहले डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा चला था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन सर IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार रही, खासतौर पर टैरिफ और ट्रम्प की जो बयानबाजी यहाँ पर आई थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। सर इन दोनों सेक्टर्स को पर्टिकुलरली देखा जाए, उसके अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर्स देख रहे हैं जो कि इस साल काफ़ी अच्छे फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं निवेशकों के लिहाज से? देखिए, वैसे तो सेक्टर्स के ऊपर बेट लगाना बहुत मुश्किल होता है अभिषेक, क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा, अभी इस टाइम पे क्या होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। बजट पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, बजट में क्या गवर्नमेंट का फोकस रहता है, किस सेक्टर्स में हम ज्यादा निवेश देखेंगे, कहाँ पे आउटले होगा, वो हमें एक डायरेक्शन देगा कि कौन से सेक्टर्स आपको आगे चल के मैं कहूँगा इमीडिएट टर्म में आप परफॉर्मेंस जो है वो देख सकते हैं। तो मैं अभी तो कोई व्यू नहीं लेता, मैं शायद बजट पे छोड़ता हूँ वो व्यू लेने के लिए कि क्या सेक्टर्स का परफॉर्मेंस रह सकता है 2026 के अंदर या 2027 तक, क्योंकि बजट बहुत डायरेक्शन देता है इस बात पर कि आगे चल के हम कहाँ पे ज्यादा निवेश देखेंगे। सर सेक्टोरल की अगर बात करें, थीमेटिक की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें इंटरनेशनल फंड्स भी काफ़ी अच्छे साबित हुए। 50-70% तक के रिटर्न इन फंड्स ने भी दिए हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब इंटरनेशनल फंड जो है उनका टाइम निकल गया, क्योंकि अब अपना जो डोमेस्टिक बाजार है वो धीमे धीमे यहाँ पर रिकवर कर रहा है और इसमें अच्छी एक तरह से पोजीशनिंग बनती हुई दिख सकती है। इंटरनेशनल फंड के लिहाज से सर देखा जाए तो सर अभी क्या उसमें निवेश करना चाहिए, या फिर डोमेस्टिक को थोड़ा सा यहाँ पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए इस साल?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल फंड्स में पूरी तरह से निगलेक्ट कर सकता हूँ या इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से निगलेक्ट कर सकता हूँ। चाहे मैं यूएस मार्केट की बात करूँ या चाइना मार्केट की बात करूँ। अब क्या यूएस मार्केट उस स्टेज पे आ गया है कि वहां पे अब मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा? तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड्स अभी भी डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, बशर्ते कि आपको जो है उस लिमिट के बियॉन्ड अभी निवेश करने का मौका मिले। तो इसलिए अभी तो नहीं नकार सकते हम इंटरनेशनल एक्सपोजर को, हम पूरी तरह से हम नहीं नकार सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि नकार के पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, केवल डोमेस्टिक पे हमें फोकस करना चाहिए। जरूर आपके डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल एक्सपोजर अच्छा रहेगा, और मुझे लगता है कि अगर शायद वो लिमिट क्रॉस नहीं हुई होती तो आपको अभी इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा होता। फ्लेक्सी कैप फंड वो इंटरनेशनल एक्सपोजर कर रहे होते। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर को पूरी तरह नकारना, मुझे नहीं लगता कि वो व्यू लिया जा सकता है। अभी भी मौका है, आप इंटरनेशनल फंड्स में इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर मौका मिलता है तो आप ले सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल की हम बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये कि अभी इंटरनेशनल फंड्स जो है निवेश नहीं कर सकते। आरबीआई की लिमिट ने अभी हाथ बांध रखे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए। लेकिन इंटरनेशनल जो फंड्स हैं उनको आप इग्नोर कतई नहीं कर सकते हैं, उनका भी एक अपना महत्व है, उनकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से वो चलते हैं, और पिछले साल उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। तो ये इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि उनको निगलेक्ट तो कतई यहाँ पर नहीं किया जाता है। सर 2026 में जब हमारे निवेशक अब आ गए हैं, हम लोग सब लोग आ गए हैं, ऐसी कौन सी सर आम गलतियाँ हैं या ऐसी कौन सी बड़ी गलतियाँ हैं जो निवेशकों को यहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए जब वो निवेश की स्ट्रैटेजी अपनाएं या कोई फंड सेलेक्शन जब वो कर रहे हो? तो देखिए, जो सबसे बड़ी गलती और पहली होगी वो ये कि पिछले साल के रिटर्न को देख के इस साल की स्ट्रैटेजी बनाई जाए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती शायद होगी, निवेशक करेंगे कि जो रिटर्न अब 2026 में जो दिखाई दे रहे हैं, 2025 के एंड रिटर्न, वो उसको देख के आगे की रणनीति बनाना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती ये होगी। और अपने आप को ओवर एक्सपोज करना किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में, वो एक बड़ी गलती हो सकती है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि 2026 में जो भी इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं, पहली बात दो तीन फैक्टर्स का जरूर ध्यान रखें। इस बात को देखें कि क्या जो रैली उनको पिछले साल दिखाई दी, क्या वो सस्टेनेबल है। अगर ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तो आपको जो है अपना एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी। दूसरा, एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी ही लेके चलनी चाहिए। बिना एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी के ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पे मैं निवेश करूं, क्योंकि फिर आप निवेश पिछले रिटर्न को देख के ही करते हैं। वो गलती जो है वो 2026 में नहीं रिपीट होनी चाहिए इन्वेस्टर्स द्वारा। और जो भी निवेश कर रहे हैं आप उसको अपने गोल के साथ अलाइन कीजिए। तीसरा, अगर आपको एक ग्रोथ मिल जाता है ऑलरेडी, तो अपने गोल होराइजन को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए। रीबैलेंसिंग जो है वो आपको करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जिससे कि आप अपना जो डिफाइंड एसेट एलोकेशन है वहां से ना भटक जाए। ये भी हो सकता है कि पिछले साल जिस तरीके से रैली हुई गोल्ड और सिल्वर के अंदर, कमोडिटी के अंदर, आपका एसेट एलोकेशन पूरी तरह से चेंज हो गया हो और आप ये सोच के चल रहे हो कि अब मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर ले सकता हूँ। तो अपनी जो एक डिफाइंड एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है उससे नहीं भटकना है आपको, वो डिफाइन आपको करके चलना है। और जो सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है वो होगी वो ये कि पिछले रिटर्न्स को देख के, पिछली रैली को देख के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, और जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि वो शायद एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बियॉन्ड जा सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण सर आपने ये सारी बातें बताई हैं। अगर निवेश की स्ट्रैटेजी अगर कोई बना रहा है तो फिर उसको ये टिक मार्क्स कर लेने चाहिए जो भी आपने सारी चीज़ें बताई हैं। खास तौर पे जो लास्ट बात जो है बोली गई है कि पुराने रिटर्न्स जो होते हैं वो सिमिलर रिटर्न्स मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, और इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आप फंड्स को कंपेयर ज़रूर करें यहाँ पर, और टाइमली कंपेयर करें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक साल, मतलब जैसे कल भी कुछ सवाल आए थे उसमें बोला जा रहा था कि 1-2 साल के अंदर ही कुछ लोग कहते हैं कि इसने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं तो फिर क्या मैं फ़ंड चेंज कर दूँ। तो फिर म्यूचुअल फंड तो वैसे भी एक लंबे नज़रिए का एक जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, तो कम से कम 2.5 साल, 3 साल, 5 साल तो मिनिमम यहाँ पर रखिए, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर चेंज करिए। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें। उसके बाद अपने इस साल की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसको आप बना के चल सकते हैं। इस बीच अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। अगर आप मल्टी बैगर शेयर्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, चुनना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा इंतजाम हुआ है। 10 जनवरी को आप इस वेबिनार में जुड़ सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टी बैगर शेयर खोजें। शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट जो है वो बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक यहाँ पर जान सकते हैं। आप भी मल्टी बैगर शेयर
चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार में जुड़ना है और मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टी बैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए जो QR कोड है उसको सिंपली स्कैन करना है। तो देर मत कीजिए और हमारे साथ जुड़िए 10 जनवरी को शनिवार को और सिंपली अपने मल्टी बैगर शेयर जो हैं उनके आप एक्सपर्ट बनिए। कैसे चुनते हैं, कैसे उसमें ढूंढते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारियां दी और इस साल की जो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए खासतौर पर निवेश के लिहाज से देखा जाए, एसेट एलोकेशन के लिहाज से देखा जाए, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, डेट, उसमें कैसे कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इस पर आपने बहुत अच्छी टिप्पणी दी है। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आगे भी एपिसोड में आप हमारी ऐसी मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, हैप्पी न्यू ईयर सर आपको। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी अभिषेक, एंड धन्यवाद। थैंक यू सर। तो 2025 ने साफ कर दिया है कि निवेश में एक तरफा सोच खतरनाक हो सकती है। सही निवेश की रणनीति वही है जिसमें गोल्ड, सिल्वर और इक्विटी जो है तीनों का संतुलन बना होता है। तो ये निवेश स्ट्रैटेजी, इस मंत्र को आप अपनाइए और इस मंत्र को अपनाते हुए अपने निवेश की जो यात्रा है उसको जारी रखिए। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जल्द मिलेंगे कल के एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.